मोनोपोली ट्रेड यूनियंस बेसिकली वर्कर्स की एसोसिएशंस होती हैं जो वर्कर्स के बेनिफिट्स के लिए काम कर रही होती हैं। और मोनोपोली ट्रेड यूनियंस का मतलब है कि ये जो यूनियन है इसकी मोनोपोली पावर है। देयर इज सिंगल एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स दैट प्रोवाइड्स वर्कर्स फॉर जॉब्स। जब ट्रेड यूनियन मोनोपोली पावर में होती है, देयर इज सिंगल सेलर ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्री, तो उसकी पावर्स थोड़ी और भी एक्स्ट्रा हो जाती हैं। और ये लोग फिर वेज रेट एक्स्ट्रा वेज रेट सेट करते हैं एज कम्पेयर टू द मार्केट प्रीवेलिंग वेज रेट। ये वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई दफ़ा या मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दे ओवर एक्सप्लॉइट their powers and they like exploit the employers by charging very high wages. इसका जो ग्राफ है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑन एक्स वी हैव क्वांटिटी ऑफ लेबर, ऑन वाई वी हैव वेजेस। इसका जो ग्राफ है थोड़ा सा अलग है, बट आपको आई बिलीव कि समझ आ जाएगी। सिंपल मोस्ट तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे आपको दो डाइवर्जेंट लाइंस पॉजिटिवली स्लोप बनानी है, एक ऐसे नेगेटिवली स्लोप ग्राफ बनाना है। अब इनकी लेबलिंग करनी है कि ये किस चीज़ की लाइंस हैं। ये जो नेगेटिवली स्लोप लाइन है इसको डिमांड ऑफ लेबर कहते हैं, और इसका दूसरा नाम टेक्निकल नाम होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। Marginal revenue product of labor is the additional revenue that is obtained by the firm by employing one additional worker. So demand of labor को टेक्निकली हम MRP भी बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। सो ये इसका दूसरा नाम है। ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर है, और इसको हम सप्लाई ऑफ लेबर का नाम भी देते हैं। सो सप्लाई ऑफ लेबर को एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर भी कहते हैं। ये तीसरी आखिरी लाइन क्या चीज़ है? ये है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा वर्कर को एम्प्लॉय करने की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जो एक्स्ट्रा वेजेस देने पड़ते हैं, वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर होती है। अब यहाँ पे अगर हम डिमांड एंड सप्लाई वाला फिनोमेना आप जेन में लाएं, तो जहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड फॉर लेबर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे ओपन मार्केट में वहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट होता है। लेट्स से इसको मैं ईपी का नाम दे देता हूँ। जहाँ पे लाइक ओपन मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे एम्प्लॉयर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वर्कर्स किसी के बाउंड नहीं होते, उनकी अपनी मर्जी होती है कि किस एम्प्लॉयर के साथ काम करें, और एम्प्लॉयर्स बाउंड नहीं होते कि किस वर्कर को हायर करें, वो भी अपनी मर्जी से वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। सो आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो एम्प्लॉयड होगी वो क्यूपी होगी, और वेज रेट आपके पास डब्ल्यूपी होगा। अगर ओपन मार्केट है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट में सेट हो रहे हैं वेजेस तो। लेकिन अगर मोनोपोली ट्रेड यूनियंस एग्जिस्ट करते हैं, तो मोनोपोली ट्रेड यूनियंस इक्विलिब्रियम वेज को एक्सेप्ट नहीं करती। यूनियन बनाने का उनका मकसद ही यही होता है कि उनको जो एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम वेज रेट है वो उनके लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अगर उनके लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इट मीन्स कि वो इससे कहीं ज़्यादा वेज चार्ज करेंगे डब्ल्यू से ऊपर। अगर डब्ल्यू से ऊपर वेज चार्ज करना है तो क्या पॉसिबिलिटी है? दे विल सेट देयर इक्विलिब्रियम वेयर एम सी इज इक्वल टू एम आर पी एट ई एम। ठीक है। अब मोनोपोली ट्रेड यूनियन वेज कितना चार्ज करेगी? इतना डब्ल्यू एम, इसको लेट से नाम दे देता हूँ। अच्छा, ये जो डब्ल्यू एम या डब्ल्यू पी में लिख रहा हूँ, ये जस्ट लेबलिंग है, अपनी आसानी के लिए मैं लिख रहा हूँ। इसका कोई टेक्निकलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जी जो दिल करे आप लिख लें इसका। और क्वांटिटी ऑफ मोनोपोली इतना होगा जो एम्प्लॉयड होगा, मोनोपोली वर्कर्स इतने होंगे जो एम्प्लॉयड होंगे। सो मोनोपोली ट्रेड यूनियन इक्विलिब्रियम वेज से ज़्यादा यानी डब्ल्यू एम पे वेजेस सेट करेगी और कम वर्कर्स प्रोवाइड करेगी क्यू एम तक। ओपन मार्केट में ज़्यादा वर्कर्स को जॉब्स मिलती थी, मोनोपोली ट्रेड यूनियन में कम वर्कर्स को जॉब मिलेंगी। ओपन मार्केट में वेजेस कम मिलते थे, मोनोपोली ट्रेड यूनियन ज़्यादा वेजेस चार्ज करेगी। So this is how monopoly trade unions basically charge wages and exploit basically employers, and they maximize their own benefit and they reduce benefit of the producers. आज की क्लास के लिए जो आखिरी चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ वो है वेज डिटर्मिनेशन अंडर मोनोप्सनी एम्प्लॉयर। वो इसलिए मैं सिखा देता हूँ अभी क्योंकि वो इसी ग्राफ में ही उसका भी कॉन्सेप्ट मौजूद है, तो इसलिए क्विकली आप समझ लेंगे। मोनोप्सनी एम्प्लॉयर बेसिकली कौन होता है? मोनोप्सनी एम्प्लॉयर देखें, एक ऐसा एम्प्लॉयर होता है जो सिंगल एम्प्लॉयर है, उसके अलावा कोई और। सो मोनोप्सनी एम्प्लॉयर बेसिकली सिंगल एम्प्लॉयर ऑफ लेबर होता है। जैसे मोनोपोली ट्रेड यूनियन का मैंने बताया सिंगल सेलर ऑफ लेबर होते हैं या सिंगल प्रोवाइडर ऑफ लेबर, और मोनोप्सनी एम्प्लॉयर इज द सिंगल एम्प्लॉयर ऑफ लेबर। ठीक है। और अगर एम्प्लॉयर सिंगल हो, एम्प्लॉयर से मुराद होते हैं फैक्ट्री ओनर जिसने जॉब देनी है, जॉब प्रोवाइड करनी है, ऑफिस होल्डर जो होते हैं, ये हमारे पास लाइक सिंगल एम्प्लॉयर होता है।
एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर लेट्स से कि इस्लामाबाद में सिर्फ बीकन स्कूल जो है BSS, इसके पास सिर्फ जॉब ओपनिंग्स हैं टीचर्स के लिए पूरे इस्लामाबाद में, कहीं भी और टीचिंग जॉब अवेलेबल ना हो, तो फिर बीकन स्कूल जो है ये मोनोपसनी पावर इंजॉय करेगा। मोनोपसनी पावर इंजॉय करने का मतलब ये है कि जितने भी टीचर्स को जॉब्स चाहिए होंगी वो सिर्फ बीकन हाउस को ही अप्रोच कर सकते हैं। और बीकन हाउस स्कूल भी ये जानता है कि जितने भी टीचर्स को जॉब चाहिए, क्योंकि और कहीं जॉब ओपनिंग्स हैं ही नहीं, इसलिए सारे टीचर्स इन्हीं के पास ही आएंगे। तो अब आपको क्या लगता है कि बीकन हाउस स्कूल वेजेस ज़्यादा पे करेगा, सैलरी ज़्यादा ऑफर करेगा या कम करेगा? तो इसका आंसर होना चाहिए कि बीकन हाउस स्कूल, चूंकि उसे पता है कि टीचर्स मजबूर हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, जिसको भी जॉब चाहिए वो इन्हीं के पास ही आएगा, तो ये कम वेजेस ऑफर करेंगे। लेकिन कितने कम वेजेस ऑफर करेंगे, अगेन इसी मेन ग्राफ की तरफ फिर से मैं वापस आता हूँ। अगर हम ओपन मार्केट में इक्विलिब्रियम देखें तो EP पे बनेगा, वेज रेट WP है, एम्प्लॉयमेंट QP है। मोनोपोली ट्रेड यूनियन अपना इक्विलिब्रियम EM पे सेट करती है, वेजेस WM चार्ज करती है, इतने वर्कर्स QM वर्कर्स प्रोवाइड करती है। लेकिन जो मोनोपसनी एम्प्लॉयर है वो क्या वेजेस ऑफर करेगा? मोनोपसनी एम्प्लॉयर भी अपना इक्विलिब्रियम सेट करेगा EM के ऊपर ही, जहाँ पे मोनोपोली ने सेट किया था, लेकिन ये वेजेस इतने ऑफर नहीं करेगा WM तक। ये कितने वेजेस ऑफर करेगा? जहाँ पे इसका परपेंडिकुलर सप्लाई ऑफ लेबर को कट करता है पॉइंट A के ऊपर, यहाँ पे एक और वेज रेट ये सेट कर लेते हैं, इसको लेट से WN का, मोनोपसनी के लिए N का मैं वैसे यूज़ कर रहा हूँ, ये भी कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, बस अपनी आसानी के लिए N मैंने लिख दिया। मोनोपसनी में प्रोमिनेंट वर्ड अल्फ़ाबेट हमारे पास N आ रहा था, तो मैंने बस जस्ट N लिख दिया। तो मोनोपसनी एम्प्लॉयर इतने वेजेस ऑफर करेगा, ठीक है। सो मोनोपली ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश करते हैं, मोनोपसनी एम्प्लॉयर कम ऑफर करते हैं। मोनोपसनी एम्प्लॉयर की जो वेजेस होंगे वो WN होंगे। बस लास्ट डिस्कशन है, उसके बाद फिर मैं इसको एंड करूंगा क्लास को। लास्ट डिस्कशन जो है वो बायलैटरल मोनोपोली की है। अब ये बायलैटरल मोनोपोली क्या होता है? एक तो हमने कहा ना कि मोनोपोली ट्रेड यूनियन है, देयर इज सिंगल सेलर ऑफ लेबर या सिंगल यूनियन ऑफ वर्कर्स। एक मोनोपोली एम्प्लॉयर था, देयर इज सिंगल एम्प्लॉयर ऑफ लेबर। अब ये हमारे पास एक बायलैटरल मोनोपोली आ गई है। जी, बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सिंगल सेलर ऑफ लेबर होते हैं और सिंगल एम्प्लॉयर ऑफ लेबर होते हैं। सो बायलैटरल मोनोपोली होती है जब सिंगल सेलर ऑफ लेबर यानी मोनोपोली ट्रेड यूनियन मोनोपसनी एम्प्लॉयर को फेस कर रही होती है। जिसने जॉब प्रोवाइड करनी है वो भी एक है, जिसने जॉब करनी है वो भी एक है, यानी सिंगल सेलर एंड सिंगल प्रोवाइडर ऑफ लेबर। अब ऐसे केस में जब वर्कर्स को पता है कि हमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो जॉब प्रोवाइड करती है, कर रही है, और ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि एक ही यूनियन है जहाँ से हमें वर्कर्स मिलने, तो अब क्या वेज रेट सेट होगा? अब वेज रेट, जो मोनोपोली ट्रेड यूनियन है वो तो कहेगी हमें ये वेजेस दे दें, मोनोप्स नहीं कहेगा नहीं भाई हम तो ये वेज देते हैं WN। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगी निगोशिएशन, और इन दोनों के बीच में जब निगोशिएशन होगी तो फिर वेज रेट WM और WN के बीच में कहीं पे भी सेट हो जाएंगे। कहाँ पे सेट होंगे उसे एग्जैक्टली यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हमें ये पता है कि इन दो वेज रेट्स के बीच में कहीं सेट होंगे। कहाँ सेट होंगे डिपेंड करता है किसके पास पावर ज़्यादा है। अगर लेट से मोनोपोली ट्रेड यूनियन के पास पावर ज़्यादा है तो फिर वेजेस WM या WM के आसपास यहाँ कहीं सेटल हो जाएंगे। लेकिन अगर मोनोपसनी एम्प्लॉयर के पास ज़्यादा पावर्स हैं तो वेजेस WN यानी यहाँ पे सेट हो जाएंगे या इसके आसपास सेट हो जाएंगे। लेकिन किसके पास पावर ज़्यादा होंगी, किसके पास कम होंगी, इसको डिटर्मिन करना भी इतना आसान नहीं है। और ये पावर्स स्विच होती रहती हैं, कभी ट्रेड यूनियन के पास ज़्यादा पावर होगी, कभी मोनोपोली के पास ज़्यादा पावर होगी, कभी मोनोपसनी के पास पावर ज़्यादा होगी। ये कैसे पता चलेगा कि किसके पास कब पावर ज़्यादा है? देखें, ये इकोनॉमिक कंडीशंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं और लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अच्छा सर, ये लेट्स सपोज बायलैटरल कि मोनोपोली तो। ऑलरेडी अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है, तो ऐसे केस में अनएम्प्लॉयमेंट जब ज़्यादा होगी तो मोनोपसनी एम्प्लॉयर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, मोनोपोली सर ट्रेड यूनियन वीकर हो जाएगी, जो वर्कर्स की एसोसिएशन है वो वीक होगी, क्योंकि उनके वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हैं, घर में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने अपने वर्कर्स को किसी तरह एम्प्लॉय करना है, तो कम वेजेस भी मिलेंगे तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर इकोनॉमिक बूम चल रहा हो, जब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अप राइज की तरफ जा रही होती है, पीक की तरफ जा रही होती है, ऐसे टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, यानी ज़्यादा लोगों के पास ऑलरेडी जॉब्स होती हैं। तो जब वर्कर्स के पास जॉब्स होंगी तो यूनियन और ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में आ जाती है, क्योंकि यूनियन को पता होता है कि हमारे वर्कर्स तो ऑलरेडी जॉब्स पे हैं,
अगर हमें अच्छे वेजेस मिलेंगे तो हम फर्दर वर्कर्स प्रोवाइड कर देंगे, नहीं मिलेंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए मोनोपोली ट्रेड यूनियन के पास पावर ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा वेजेस सेट कर सकेंगे। सो मोनोपोली कब पावरफुल होगा, मोनोपोली कब पावरफुल होगा, इट डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल सर्कमस्टांसेस, और अकॉर्डिंगली वेजेस जो है वो डिसाइड हो जाते हैं। सो वेज डिटर्मिनेशन आज की क्लास में हमने देखा कि मोनोपोली ट्रेड यूनियन, मोनोपोली एम्प्लॉयर और मोनोपोली ट्रेड बायलैटरल मोनोपोली के केस में किस तरह से सेट होते हैं।